अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इनमें से एक ने दूसरे को आवाज़ देकर कहा, पहले इसे ख़त्म कर दो, ये लटबाज मालूम होता है। मैंने टूटी हुई लाठी वाले पर वार किया, लेकिन वो तेज़ी से एक तरफ होकर बच गया। उन्होंने मुंह और सर पगड़ियों में लपेट रखे थे, इसलिए पता नहीं चलता था कि सिख हैं या मुसलमान। दूसरे दो आदमियों ने मेरी बीवी को जकड़ रखा था और मेरा बच्चा ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। मुझे डर था कि बच्चे पर वार न कर जाएं। मैं दौड़कर बच्चे के करीब गया तो लाठियों वाले दोनों मेरे पीछे आए। इनके पीछे मुझे एक और आदमी आता नजर आया। उससे मुझे और डर आया कि वो 5 हैं और मैं अकेला। वो मेरी बीवी को उठा ले जाना चाहते थे। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, वो डाकू थे। 5वें आदमी ने 2 डाकुओं के पीछे आकर इनमें से एक के सर पर वार किया। उसके पास लाठी थी। डाकू चकरा कर गिरा। उसका साथी जूं ही घूमा, 5वें आदमी ने दाएं तरफ से लाठी घुमाकर उसके सर पर मारी और वो भी चकराया। मैं बेहद हैरान हुआ कि ये 5वां आदमी कौन है। आंख झपकते में ही उसने 2 को अंधा कर दिया और उसने आवाज़ दी, घबराना नहीं जवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे मुझे यकीन हो गया कि वो डाकुओं का साथी नहीं है। दोनों डाकू संभल ही रहे थे कि उसने एक की कमर पर लाठी मारी, दाएं कंधे पर पड़ी। मुझे ऐसे कड़क की आवाज़ आई जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो। वो दोनों इतनी तेज़ी से भाग पड़े कि जिन्हों की तरह गायब हो गए। हम दोनों उन 2 की तरफ दौड़े जो मेरी बीवी को उठाकर थोड़ी दूर चले गए थे। हमें अपने पीछे आते देखकर एक ने मेरी बीवी को छोड़ा और हमारे मुकाबले पर आ गया। उसके पास कुल्हाड़ी थी। उसका ख्याल था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन 2 को देखकर घबरा गया और भागने का रास्ता देखने लगा। लेकिन हमने इधर-उधर होकर उसे रोक लिया। उसने मुझ पर वार करना चाहा तो पीछे से मेरे अजनबी साथी ने उसके सर पर लाठी मारकर उसे चकरा दिया। वो उसकी तरफ हुआ तो पीछे से मैंने कुल्हाड़ी का उल्टा दस्ता उसे इतनी जोर से गर्दन पर मारा कि उसके मुंह से हाय निकल गई और वो भी अपने साथियों की तरह बहुत तेज भागा। उसने नाले में छलांग लगा दी। हम चौथे की तरफ दौड़े तो वो मेरी बीवी को छोड़कर नाले की तरफ दौड़ा और नाले में छलांग लगाकर गायब हो गया। मैंने दौड़कर अपने बच्चे को सीने से लगाया। बीवी दौड़ी आई, उसने बच्चा मुझसे ले लिया। मैंने उसे कहा कि यहीं बैठकर उसे दूध पिलाओ, ये डरा हुआ है। बीवी उसे दूध पिलाने लगी। मैं और मेरा साथी इधर उधर घूम फिर कर पहरा देने लगे। बीवी बच्चे को दूध पिला चुकी तो हम चल पड़े। बीवी डरी हुई बिल्कुल नहीं थी, सख्त गुस्से में डाकुओं को गालियां दे रही थी। मैंने उस अजनबी से पूछा कि वो कौन है। वो तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। खुदा की कसम, मैं ये समझ रहा था कि वो मेरी मदद के लिए आसमान से उतरा है और अभी गायब हो जाएगा। लेकिन वो इंसान था और वो उन इंसानों में से था जिन्हें हम जमींदार और जागीरदार लोग इंसान नहीं मवेशी समझा करते हैं। उसने मुझे बताया कि वो मज़ारे है और फलां गांव में किसी की ज़मीन बटाई पर काश्त करता है। गांव का नाम मैंने मसलहतन हज़फ कर दिया है। वो किसी काम से कहीं गया था और नाले के किनारे के साथ साथ वापस आ रहा था। उसका नाम मोहम्मद अली था। उसे ये चारों आदमी नजर आए। वो उस वक्त दरख्तों के नीचे था, इसलिए उन चारों को नजर न आया। वहां से उसने मुझे बीवी के साथ नाले में से गुजरते देखा। फिर उसने इन चारों को इस हालत में देखा कि वो पांव पर सरकते सरकते किनारे के रास्ते गहरी जगह में छुप गए। मोहम्मद अली समझ गया कि वो इस मर्द और औरत पर हमला करेंगे जो नाले में चले आ रहे हैं, यानी मैं और मेरी बीवी। बिल्कुल वही हुआ जो उसने सोचा था। वो छुप कर बैठ गया और जब डाकुओं ने हम पर हमला किया तो वो मेरी मदद के लिए आ गया। अगर वो ना आता तो मैं कत्ल हो जाता। बीवी को डाकू उठा ले जाते और बच्चा जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प तड़प कर मर जाता। मोहम्मद अली अकेला था। उसने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी मदद की, हालांकि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। इससे बड़ा और एहसान क्या हो सकता है। मैंने उसे कहा कि वो मेरे गांव में आ जाए तो जितनी जमीन संभाल सकता है संभाल ले और पूरी फसल वो घर रखे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगा कि मर्द किसी लालच से मर्दों की मदद नहीं किया करते। मेरा गांव आ गया। उसका गांव अभी दूर था। मैंने उसे रोक लिया और रात अपने घर में रखा। वो 23-24 साल की उम्र का जवान था। दूसरे दिन जब वो चलने लगा तो मैंने उसे कपड़ों का एक जोड़ा और 100 रुपया दिया। उसने हाथ न रखा।
वो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो मुझे कपड़े और ये रकम ना दो, मेरी मदद करो। उसने मुझे अपनी एक मुश्किल बताई। वो ये थी कि उसकी मंगनी उस मज़ारे की बेटी के साथ हो चुकी थी जो कत्ल हो गया था और जिसके कत्ल में मुझे सजाए मौत मिली थी। ये मंगनी उस वक्त हुई थी जब लड़की अभी 10-11 साल की थी। इसके बाद लड़की के माँ बाप इस जागीरदार के मज़ारे बन गए थे और मोहम्मद अली अपने गांव में किसी की ज़मीन काश करता रहा। वो मकतूल के घर कई दफ़ा गया था। लड़की जवान हुई तो वो बहुत खूबसूरत निकली। जागीरदार ने उस पर नज़र रख ली। उसकी जागीर के किसी भी मज़ारे की बीवी ज़रा अच्छी शक्ल और उम्र की हो या किसी मज़ारे की बेटी जवान और अच्छी शक्ल वाली हो, ये मरदूद जागीरदार उसे अपनी अय्याशी का ज़रिया बना लेता था। अय्याशी के लिए उसने अलग बैठक बनाई हुई थी। मोहम्मद अली के वालिदैन शादी का दिन मुकर्रर करने गए तो लड़की के वालिदैन ने जवाब दिया कि दिन जागीरदार मुकर्रर करेगा। जागीरदार को बताया जा चुका था कि लड़की की मंगनी बचपन में हो चुकी है। इसके बाद मोहम्मद अली के वालिदैन 2-3 दफ़ा दिन मुकर्रर करने गए और हर बार इन्हें यही जवाब मिला कि दिन चौधरी साहब मुकर्रर करेंगे। आखिरी बार जब वो गए तो लड़की की माँ ने मोहम्मद अली की माँ को बताया कि जागीरदार बदकार आदमी है और वो लड़की को ख़राब करना चाहता है। उसने कई बार कहा है कि लड़की को उसके घर काम के लिए भेजा जाए, लेकिन लड़की साफ जवाब दे चुकी है, हम गरीब लोग चौधरी का दिया खाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें और कहाँ जाएं। मोहम्मद अली के माँ बाप वापस आ गए और मोहम्मद अली को बताया। मोहम्मद अली गैरतमंद जवान था। उसने लड़की को भगा ले जाने का फैसला कर लिया। वो एक रोज़ लड़की के घर चला गया। जिस लड़की के साथ मंगनी हो जाए उसके साथ मंगेतर बात नहीं कर सकता, लेकिन मोहम्मद अली ने इस रिवाज की परवाह न की और लड़की से मिलकर उससे पूछा कि उसका क्या इरादा है। लड़की साफ थी, उसने कहा कि वो इसके साथ जाने को तैयार है। लड़की ने माँ बाप और जागीरदार की परवाह न की और वो उसी वक्त उसके साथ दिन दहाड़े चलने को तैयार हो गई। माँ बाप ने उसे रोका, लेकिन वो गुस्से में आ गई और उन्हें कहा कि वो इनकी खातिर अपनी इज्जत कुर्बान नहीं कर सकती। वो मोहम्मद अली के साथ चल पड़ी, लेकिन खेतों में से गुजरते इन्हें 2 मज़ारों ने रोक लिया। ये चौधरी के खास मज़ारे थे, जिनके मुतालिक बाद में पता चला कि उसके जासूस हैं और लड़की पर चोरी छुपे पहरा देते रहते हैं। उन्होंने मोहम्मद अली से पूछा कि वो कौन है और लड़की को कहाँ ले जा रहा है। मोहम्मद अली ने उन्हें बताया कि वो लड़की का मंगेतर है और उसे 1-2 दिन के लिए अपने गांव ले जा रहा है। उन दोनों मज़ारों ने लड़की को वापस घर भेज दिया और मोहम्मद अली को पकड़कर जागीरदार के पास ले गए। जागीरदार ने उसकी बहुत बेइज्जती की और उसे धमकी दी कि वो फिर कभी उसकी जागीर में आया तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। दोनों मज़ारों ने चौधरी को खुश करने के लिए मोहम्मद अली को थप्पड़ मारे और धक्के दे देकर अपनी हुदूद से बाहर छोड़ आए। मोहम्मद अली ने मुझे ये किस्सा सुनाकर कहा कि अगर मैं लड़की को घर से निकाल लाऊं तो उसका एहसान चुकाया जाएगा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न कपड़ा, न रुपए पैसे, न ज़मीन, मुझे अपनी मंगेतर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो चौधरी की बेनिकाही बीवी बनने से पहले घर से निकल आए या फिर मर जाए। मैं तैयार हो गया। मोहम्मद अली को गांव भेज दिया और उसी रोज़ लड़की के घर चला गया। मैं अहमद की कहानी तोड़कर बताना चाहता हूँ कि लड़की और अहमद के घर कहाँ कहाँ थे। लड़की के गांव के 12-13 घराने थे जो चौधरी के घर से 1 कोस दूर थे। अहमद का गांव वहां से कोई 2 कोस दूर था और मोहम्मद अली का गांव अहमद के गांव से तकरीबन 3 कोस और लड़की के गांव से इससे भी ज़रा ज़्यादा होगा। अहमद लड़की के घर चला गया। उसने मुझे इस तरह सुनाया। लड़की के बाप को मैंने तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि मैं लड़की को चोरी छुपे मोहम्मद अली के घर पहुंचा दूंगा और तुम लोग चौधरी को बताना कि लड़की रात के वक्त भाग गई है। बाप पहले तो डरता रहा। कोई बाप अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देता, खा उसकी जान चली जाए। लेकिन ये लोग मज़ारे हैं। उन्हें हमने यकीन दिला दिया है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुम्हारी बेटियां और बीवियां भी तुम्हारी नहीं, तुम सिर्फ अनाज उगाने और गालियां खाने के लिए पैदा हुए हो। इस लड़की का बाप जागीरदार के अताब से डरता था। वैसे वो रजामंद था कि लड़की चली जाए। मैं जब वहां से निकला तो 2 मज़ारों ने मुझे रोका। वो मुझे जानते थे कि मैं किसी का मज़ारे नहीं बल्कि अपने गांव का खुशहाल जमींदार हूँ। उन्होंने फर्माबरदारी से मुझसे पूछा कि मैं किधर आया था। मैंने उन्हें टाल दिया और अपने गांव आ गया। तीसरे दिन मैं फिर लड़की के घर गया और उसे बता आया कि आज से चौथी रात मैं उसे लेने आऊँगा। उस रोज़ भी इन मज़ारों ने मुझे देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लड़की के लिए पहरा ज़्यादा हो गया है। मैं अपने गांव आ गया। शाम के वक्त जागीरदार का आदमी मेरे पास आया।
और मुझे अलग करके कहा कि चौधरी साहब ने कहा है कि तुम अपनी करतूत से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी रोता रहेगा। जागीरदार को मुखबिरों और जासूसों ने बता दिया था कि मैं लड़की के घर जाता हूँ। मैंने उस आदमी से कहा कि अपने चौधरी से कहना कि तुम्हारी बादशाही अपनी जागीर के अंदर है, और उसे ये भी कहना कि तुम बदकारी से बाज आ जाओ, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। मैं दूसरे दिन मोहम्मद अली के गांव गया और उसे अपने साथ ले आया। उसे बता दिया कि मैं लड़की को ला रहा हूँ। उसने कहा कि वो भी साथ चलेगा, लेकिन मैंने उसे कहा कि इस तरह मैं एहसान पूरी तरह नहीं चुका सकूंगा, और ये भी खतरा है कि वो कहीं मारा ही ना जाए। वो रात आई जब मुझे लड़की को लाना था। मैं लड़की को सब कुछ समझा आया था। मुझे गांव के करीब एक खास जगह खड़ा होना था और लड़की को वहां तक पहुंचना था। मैं वहां जा खड़ा हुआ। उधर से दो आदमी बातें करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। मैं छुपकर बैठ गया। वो मेरे करीब से गुजरे तो उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि वो पहरा दे रहे हैं। वो आगे चले गए तो मुझे अंधेरे में कोई अपनी तरफ आता दिखाई दिया। रात घुप अंधेरी थी। वो साया मेरे करीब आ गया तो पता चला कि लड़की है। मैं उठ खड़ा हुआ। लड़की ने मुझे कहा कि जल्दी चलो, मैं घर वालों को सोता छोड़ आई हूँ। लड़की ने यह गलती की कि जरा ऊंची आवाज में बात की। रात की खामोशी में उसकी आवाज दूर तक पहुंच गई और पहरेदारों ने सुन ली। उन्होंने आवाज दी, कौन है? मैं लड़की को साथ लेकर फसल की ओट में झुक झुक कर चल पड़ा। पहरेदार दौड़े आए। उन्होंने शायद हमें देख लिया था। वो हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने लड़की को फसल के अंदर छुपा दिया और खुद भी छुप गया। वो दोनों मींड पर आ रहे थे। हमारे करीब आकर रुक गए। एक कह रहा था कि कोई आदमी था, दूसरे ने कहा कि नहीं यार, कुत्ता था। फिर एक की आवाज आई कि चलो उसके घर चलकर देख लें, हरामखोर घर है या नहीं। दूसरे ने गाली देकर कहा कि ऐश करेगा चौधरी, और हम बेकार का पहरा देते फिर रहे हैं। दोनों गांव के अंदर चले गए तो हम फसल से निकले और छुपते छुपाते दूर निकल आए। जब अपने गांव के रास्ते पर पहुंचे तो मोहम्मद अली कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। दूर से हमने देखा कि लड़की के गांव के इर्द गिर्द लालटेनें घूम फिर रही थीं। वो लड़की को तलाश कर रहे थे। मैंने लड़की और मोहम्मद अली को एक और गांव में रखने का इंतजाम कर लिया था। रात ही रात इन्हें वहां छोड़ आया और रात के पिछले पहर अपने घर पहुंचा। मेरी बीवी के सिवा किसी को भी इल्म नहीं था कि मैंने रात को क्या किया है। बेशक ये एक नेकी थी, लेकिन अपनी बिरादरी वाले यही कहकर मुझे बदनाम कर देते कि मैंने एक लड़की अगवा की या कराई है। मैंने दूसरे दिन जाकर इनका निकाह पढ़वा दिया और मोहम्मद अली लड़की को अपने घर ले गया। खतरा यह था कि जागीरदारी से वहां कोई नुकसान न पहुंचाए। मैंने अपने दोस्त से मिलकर एक दूर दराज गांव में मोहम्मद अली को काफी सारी जमीन पटाई पर दिला दी और वो अपने सारे कुनबे को लेकर वहां चला गया। जिस रोज मैं निकाह पढ़वा कर अपने गांव में आया तो मैं बहुत ही खुश था कि मैंने एहसान का बदला चुका दिया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी मेरी सख्त आजमाइश बाकी है। शाम के वक्त जागीरदार का वही आदमी जो मुझे उसकी धमकी वाला पैगाम देने आया था, मेरे घर आया और जागीरदार का ये पैगाम मुझे दिया, लड़की वापस कर दो वरना पछताओगे। मैंने जवाब दिया कि लड़की अपने सर के साईं के पास पहुंच गई है, हिम्मत है तो जाके ले आओ, और अपने चौधरी से कहना कि लड़की को मैंने अपने हाथों तुम्हारी जागीर से निकालकर वहां पहुंचाया है। इसके बाद मुझे कुछ भी पता न चला कि जागीरदार की बादशाही के अंदर क्या हो रहा है। मैं अपनी जगह होशियार रहा, लेकिन जागीरदार ने ऐसी चाल चली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। 10-12 दिनों बाद सिख थानेदार ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। बाहर निकला तो आप भी थानेदार के साथ थे। फिर जो कुछ आपने किया और जो कुछ जागीरदार ने किया वो तो सब आपको मालूम है। मैं अगर लड़की और मोहम्मद अली को अपनी सफाई में अदालत में ले आता तो मुझे सजाए मौत ना मिल सकती। मैंने आपके साथ भी लड़की का जिक्र न किया। जब आपने मुझसे उसके मुतालिक पूछा तो मैंने साफ कह दिया था कि वो मेरी इज्जत है, उसे फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। वो गरीब व पाक साफ लड़की है। मैं जब जेल में था तो मोहम्मद अली मुझे मिलने के लिए वहां गया था। वो बहुत रोता था और कहता था कि मेरे पास पल्ले कुछ भी नहीं जिससे तुम्हारी मदद करूं। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह ने मेरी मदद की और जागीरदार को सजाए मौत दे दी। मैंने उसे एक बार ये पैगाम भेजा था कि बदकारी से बाज आ जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। देख लो वो कैसी मौत मरा है। इसके कातिल का किसी को पता नहीं चला। वो मरा भी इस तरह कि उसकी लाश बाहर जमीन पर पड़ी रही। मैंने अहमद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की कसम खाकर कहा कि मैं ये राज दिल में रखूंगा। मुझे बता दो कि जागीरदार को किसने गोली मारी थी। उसने भी मेरी तरह कसमें खाकर कहा कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं।
मोहम्मद अली करीब मज़ारे है, वो इतनी दूर से आकर उसे बंदूक से किस तरह मार सकता था। मैं खुद जेल में था, मेरा कोई सगा भाई नहीं, बाप भी मर चुका है, और कौन था मेरा बदला लेने वाला? कोई भी नहीं। अहमद ने इसके आगे कहानी इस तरह सुनाई। मैं रिहा होकर आया तो मोहम्मद अली अपनी बीवी को साथ लेकर मेरे घर आया। मैंने इन्हें 3-4 रोज अपने घर रखा। लड़की ने बताया कि जागीरदार ने इसके जवान होने पर एक रोज अपने खास कमरे में बुलाया और इससे सर और टांगें दबाता रहा। बहुत देर बाद उसने लड़की को 2 रुपए दिए और अगले रोज फिर बुलाया। लड़की गई तो जागीरदार फिर इससे टांगें दबाने लगा। लड़की इसे अपने बाप की तरह समझती थी, लेकिन उसने लड़की के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगा और वो गिर गई, हाथ पांव मारने लगी। जागीरदार ने उसे छोड़ दिया और 5 रुपए देकर कहा कि तुम तो मेरी बच्ची हो, कल फिर आना। लेकिन लड़की ना गई, वो इसकी नीयत भाप गई थी। कुछ दिनों बाद वो खुद लड़की के घर पहुंच गया और इस घर आने पर मेहरबानियां करने लगा। माँ बाप लड़की को समझाने बुझाने लगे कि वो जागीरदार के घर चली जाया करे, लेकिन लड़की ना गई। जब मोहम्मद अली के माँ बाप शादी का दिन मुकर्रर करने गए तो जागीरदार ने, जिसे पहले ही लड़की के माँ बाप से पता चल चुका था कि लड़की की मंगनी हो चुकी है, शादी रुकवाए रखी। फिर लड़की को मैं निकाल कर ले गया। अहमद ने लड़की की कहानी तो सुना दी, मगर मज़ारे यानी लड़की के बाप का कत्ल फिर भी मेरे लिए राज ही रहा। फिर उसे किसने कत्ल किया था? मैंने अपने तौर पर कुछ अरसे बाद ये राज भी हासिल कर लिया। चूँकि जागीरदार खुद भी कत्ल हो चुका था, इसलिए उसके अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ तफ्तीश के सिलसिले में उठना बैठना रहता था। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। एक रोज़ मैंने उसे अलग करके पूछा कि वो मज़ारे के कत्ल के मुतालिक कुछ बता सकता है या नहीं। उसने बाप की तरह झूठ बोला कि मज़ारे को अहमद ने कत्ल किया था। देखो बेटा, मैंने उसे कहा, मज़ारे का कातिल तुम्हारा बाप था। उसने मज़ारे को अपने घर कैद रखकर भूखा मारा है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो जिस पर अहमद को वकील ने बरी कराया है। जब तक तुम ये राज नहीं खोलोगे, तुम्हारे बाप के कातिल का सुराग नहीं मिल सकता। लड़का घबरा गया। आखिर मेरे जोर देने पर वो फूट पड़ा। उसने बताया कि उसने एक रोज़ बाप के अलग मकान में झांका था। वहाँ घर के किसी फर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी। जागीरदार घर वालों को बताया करता था कि वहाँ वो मज़ारों के झगड़े सुनता और फैसला करता है। इस लड़के ने एक रात वहाँ झांक कर देखा तो इसे अंदर कमरे में लड़की का बाप नजर आया। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उसका बाप उसकी पीठ पर बेद मार मार कर कह रहा था, जब तक ये नहीं बताएगा कि तूने अपनी बेटी को कहाँ भेजा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और मज़ारे रो रो कर कह रहा था कि उसे कुछ पता नहीं। इसके बाद लड़के को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। इतनी सी बात से सारा भेद खुल गया और मुझे हाई कोर्ट में वकील की जरा याद आ गई। जागीरदार को शक था कि मज़ारे ने खुद लड़की को कहीं भेज दिया है। उसे ये सज़ा दी कि उसे अपनी कैद में भूखा रखा और बेत से मार मार कर जान से ही मार डाला। जब वो मर गया तो उसे खेतों में ले जाकर सर में कुल्हाड़ी मार दी, या ये हो सकता है कि उस वक्त वो जिंदा ही हो जब खेतों में ले जाकर कुल्हाड़ी से उसका सर खोल दिया गया। और जागीरदार ने अपने मज़ारों को बयान पढ़वाकर मौके के गवाह बना दिया और अहमद को गिरफ्तार करा दिया। उसने एक तीर से 2 शिकार मारने की कोशिश की थी। फिर मुझे और करण सिंह को 2500 रुपया रिश्वत देकर तफ्तीश में लड़की का नाम न आने दिया। अब जागीरदार का कत्ल रह गया था, जिसके मुतालिक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसे गोली मारी गई थी, रात का वक्त था और उसके भतीजे की शादी थी। बेशुमार आतिशबाजी के गोले चल रहे थे। गांव के लोग बंदूक के धमाकों को भी गोले का धमाका ही समझते रहे और कातिल रात के अंधेरे में गायब हो गया। मुल्क तकसीम हो गया और जागीरदार का कत्ल हिंदुस्तान की फाइलों में भेद बनकर वहीं रह गया। हम लोग पाकिस्तान में आ गए। अहमद और उसकी सारी बिरादरी पाकिस्तान में एक जगह आबाद हुई। मुझे भी वहीं ज़मीन मिल गई। मैं रिटायर्ड हो गया था, इसलिए खेती बाड़ी शुरू कर दी। पिछले महीने एक बूढ़ी औरत मर गई तो अहमद के हिंदुस्तान वाले गांव के एक पेंशनर सूबेदार ने मुझे कहा कि जागीरदार का कातिल दफन हो गया है। मैं बहुत हैरान हुआ। जो दफन हो गई थी वो अहमद की माँ थी और अहमद 2 साल पहले मर गया था। सूबेदार ने मुझे कब्रिस्तान में ही जागीरदार के कत्ल की कहानी सुना दी थी। उसने सुनाया कि जागीरदार को अहमद की माँ ने गोली मारी थी, जो आज दफन हो गई है। ये राज मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था। इसे या गांव में किसी को भी पता नहीं था कि जागीरदार ने अहमद को किस दुश्मनी में अपने मज़ारे के कत्ल में गिरफ्तार कराया है।
अहमद ने यही बताया था कि उसका एक रोज़ जागीरदार के साथ झगड़ा हो गया था और उसने जागीरदार की इसके मज़ारों के सामने बेइज्जती की थी। जब अहमद को सेशन कोर्ट से सजाए मौत हो गई तो उसकी माँ पागल होने लगी। ऐसी मुसीबत में हम लोग पीरों मुर्शिदों के आगे जाके सजदा करते हैं और तावीज़ लिखवा लिखवा कर पागल होते रहते हैं, लेकिन इस औरत को सब पीर मुर्शिद भूल गए और वो एक ही रट लगाने लगी कि मेरा दूसरा बेटा होता या मेरा खामिद जिंदा होता तो मैं इस चौधरी को कत्ल करा देती जिसने मेरे बेगुनाह बेटे को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया है। अहमद उसका अकलौता बेटा था। माँ पागल ना होती तो और क्या होता। गांव बिरादरी के हर फर्द को उसके साथ हमदर्दी थी, लेकिन मेरे दिल में कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी थी। मेरा खून खोलता रहता था कि दूसरे गांव के एक आदमी ने हमारे गांव के एक इतने अच्छे जवान को बेगुनाह फंसा दिया है। मुझे इनकी दुश्मनी का पता नहीं था कि क्या थी। एक रोज़ अहमद की माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि सूबेदार, तुम्हारे पास 2 नाली बंदूक है, इसमें मुझे 2 कारतूस भर दो, मैं चौधरी को मारूंगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि अपील दायर हो गई है और जो नया वकील किया है उसने यकीन दिलाया है कि अहमद बरी हो जाएगा। अहमद की माँ ने जवाब दिया कि कल चौधरी का एक आदमी यहाँ कह गया है कि हिम्मत है तो अपने आदमी को फांसी से उतार लो, मैं अपील की तारीख ही नहीं निकलने दूंगा। वाकई पक्की पेशी की तारीख नहीं निकल रही थी। इस औरत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसे बंदूक दे दूं, लेकिन वो इसे मारेगी कैसे, ये मुश्किल सवाल था। उसने ऐसी ऐसी बातें की कि मुझे भी अपने साथ पागल कर दिया। मैं तैयार हो गया कि चौधरी को मैं अपने हाथों गोली मार दूंगा। ये माँ जब दांत पीस कर बोलती थी और अपने अकलौते बेटे का नाम लेती थी तो पत्थर भी पिघल जाते थे। मैंने उसे कहा कि चौधरी को मैं कत्ल करूंगा, लेकिन इसने मेरा गिरेबान पकड़कर और लाल सुर्ख आंखें निकालकर कहा, खुदा तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सर पर सलामत रखे। बच्चा मेरा फांसी चढ़ रहा है, मैं भी इसके साथ फांसी चढ़ूंगी। तुम्हारे हाथ से क्यों किसी को कत्ल कराऊं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि बंदूक दे दूंगा, लेकिन वो जल्दबाजी से काम न ले। कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी को मारे बगैर ही बंदूक समीत पकड़ी जाए। मैंने उसे ये भी बताया कि ये राज मेरे और उसके सिवा किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। वो मान गई। सच्ची बात यह कि मैं दिलो जान से इस कत्ल में शरीक हो गया और अहमद की माँ को घर भेजकर सोचने लगा कि चौधरी को कहाँ और किस वक्त गोली मारी जाए। 2-3 दिन गुजर गए। अहमद की माँ मेरी जान खाती रही और मैं उसे तसल्ली देता रहा। एक रोज़ मैं गांव के चंद एक आदमियों के पास खड़ा गपशप लगा रहा था कि एक आदमी ने कहा, चौधरी के घर बड़ी आतिशबाजी हो गई है। बड़े गोले कोई 200-300 होंगे। इसके भतीजे की शादी है, आज रात वहाँ जश्न होगा। यह आदमी शहर से आया था, वहाँ उसे चौधरी के आदमी मिले थे। वो आतिशबाजी का सामान लेने गए थे। उन्होंने उसे ये सब कुछ बताया था। मैं पुराना फौजी था, मेरे फौजी दिमाग ने एक स्कीम सोच ली। मैंने अहमद की माँ को अलग ले जाकर स्कीम समझा दी। मुझे मालूम था कि जब गांव में किसी की शादी का खेल तमाशा हो तो गांव का बच्चा बच्चा वहां जमा हो जाता है, किसी को अपने घर की फिक्र नहीं रहती। जब रात अंधेरी हो गई तो मैं बंदूक में 2 कारतूस डालकर बाहर निकल गया। अहमद की माँ बाहर इंतजार कर रही थी। मैं उसे साथ लिए चौधरी के गांव की तरफ चल पड़ा। मंजिल तक हम 1 घंटे में पहुंच गए। अंधेरा हमें बहुत फायदा दे रहा था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अगर खुली लड़ाई होती तो मैं इतना ना घबराता। मैं चोरों की तरह जा रहा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि गांव में बिल्कुल वैसा ही माहौल बना हुआ था जैसा मैंने सोचा था। बाहर मैदान में रंग बिरंगी आतिशबाजी चलाई जा रही थी और सारा गांव एक जगह इकट्ठा होकर तमाशा देख रहा था। हवाइयाँ ऊपर जा रही थीं और कुछ आतिशबाजी चक्कर में घूमती थी और उसमें से रंगदार शरारे निकलते थे। गोले इतने ज्यादा चल रहे थे जैसे जंग लगी हो। धमाके ही धमाके थे। बंदूक अहमद की माँ के हाथ में थी। घोड़े चढ़े हुए थे, सिर्फ उंगली दबानी थी। हमें छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई। वहां छुपने की जरूरत तो थी ही नहीं। गांव का समय ऐसा था कि दूसरे गांव के लोग भी शादी पर बुलाए गए थे। रात का वक्त था, इसलिए हमें कोई गौर से नहीं देख सकता था। वहां हर किसी को शादी में शरीक समझ रहा था। मगर मसला ये था कि चौधरी को गोली किस तरह मारी जाए। भरे बजमे में तो मैं नहीं चाहता था कि अहमद की माँ उसे गोली मारे और पकड़ी जाए। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब मौत आती है तो इंसान अपने आप ही मौत के सामने जा खड़ा होता है। चौधरी ने भी यही किया। मैं और अहमद की माँ गांव की एक गली के मुंह पर खड़े थे। गली सुनसान पड़ी थी।
आसमान में गोले फट रहे थे और ज़मीन पर भी गोले फट रहे थे। हमें गली में किसी की आवाज़ बिल्कुल अपने करीब सुनाई दी। ओए, कौन हो तुम? जाओ ज़रा असगर को और दीन मोहम्मद को मेरे पास भेज दो। वो चौधरी था। मैंने कहा, चौधरी साहब? वो हमसे 8-10 कदम दूर था। उसने गुस्से से कहा कि हाँ हाँ, दौड़ कर जाओ और मेराजदीन को देखो कहाँ है। अहमद की माँ ने मेरे कहे बगैर गोली चला दी, लेकिन उसके साथ ही हवा में 4-5 गोले फटे और बंदूक का धमाका गोलों के धमाके में मिल गया। खुद मुझे यही धोखा हुआ था, लेकिन अहमद की माँ ने कहा, देखो सूबेदार, मरदूद जिंदा तो नहीं। चौधरी गिर पड़ा था। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। तब मुझे पता चला कि गोली चल चुकी है। अब वहां रुकने का वक्त नहीं था। मैंने बहुत जल्दी से चौधरी की नब्ज देखी। वो शायद मर चुका था। अगर जिंदा होता तो ज़रूर तड़पता। मैंने अहमद की माँ को बाजू से पकड़ा और वहां से खिसके दूसरी गली में से गुजरकर गांव से निकल गए। हमें कोई भी ना देख सका। मुझे तसल्ली हो गई कि गांव वाले भी बंदूक के धमाके को गोले का धमाका समझ चुके थे, वरना वहां का नक्शा कुछ और होता। गांव से निकलकर हम दौड़ पड़े। बहुत दूर जाकर तेज तेज चलने लगे और खैरियत से अपने गांव में दाखिल हो गए। मैंने खाली कारतूस जमीन में दबा दिया। ये बड़ा कारतूस था जिससे शेर जैसा दरिंदा मारा जाता है। मैंने बंदूक की नालियां वगैरह खूब साफ की और तेल डाल दिया। आपने हमारे गांव की बंदूकें जमा करके पड़ताल की थी। इनमें मेरी बंदूक भी थी। मुझे इत्मीनान था कि मेरी बंदूक पर शक नहीं किया जा सकेगा। नालियां साफ हो चुकी थीं और तेल डाला जा चुका था। फिर आज 30 साल तक ये राज मेरे और अहमद की माँ के सीने में दफन रहा। उसने अपने बेटे को भी नहीं बताया था कि वो उसका इंतकाम ले चुकी है। आज इस राज के साथ वो खुद भी दफन हो गई है। सूबेदार ने बात खत्म करके कहा, ये किसी को भी मालूम नहीं कि जागीरदार और अहमद की आपस में दुश्मनी क्या थी। अहमद ने कभी किसी को बताया ही नहीं था। झगड़ा मामूली नहीं था, वरना जागीरदार उसे कत्ल के झूठे इल्जाम में पकड़वाकर उसे सजाए मौत दिलाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें ना करता। मैंने सूबेदार को बताया कि असल झगड़ा क्या था। सारी बात सुनकर सूबेदार ने आह भरी और कहा, मैं हमेशा इस वहम में परेशान रहा हूँ कि मैंने जागीरदार को कत्ल करवाने के लिए अहमद की माँ की जो मदद की थी वो एक गुनाह था। मुझे डर था कि अहमद वाकई मज़ारे के कत्ल का मुजरिम ना हो और जागीरदार शायद सच्चा हो। लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे सुकून हो गया है कि झगड़ा एक मासूम और गरीब लड़की का था और उसके बाप का कातिल जागीरदार था। इसलिए मैंने जागीरदार के कत्ल में मदद देकर गुनाह नहीं किया।